नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपने संविधान और राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारत में विलय तक पहुंच गए हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये जो दोनों द्वीप हैं, जो दोनों द्वीप समूह हैं, भारत से थोड़ा सा अलग हैं द्वीप समूह हैं। इनको भारतीय राज्य क्षेत्र में कैसे शामिल किया गया, इस बात पे परिचर्चा आज हम लोग करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने फ्रांसीसी उपनिवेश और पुर्तगाली उपनिवेशों को किस प्रकार से भारत में शामिल कर लिया गया, ये सारी बातों पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विलय, लक्षद्वीप समूह का विलय और फिर सिक्किम का भारत में विलय। ये तीन चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से जो पहले की दो हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विलय और लक्षद्वीप समूह का विलय भारत में, इनको आज ही क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी सिक्किम का जो विलय हुआ भारत में वो लंबी चर्चा है, इसलिए उसके लिए एक अलग से क्लास लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। देखिए, कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विलय। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे भारत में शामिल किया गया इसको। तो वर्तमान में जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कुछ हिस्सा ऐसे क्षेत्र का भी है जो सीधे तौर पर भारत से जुड़े हुए नहीं थे, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं वर्तमान भारत में। तो ऐसे कुछ क्षेत्रों को भारत सरकार ने धीरे धीरे अर्जित किया है और भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया है। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और सिक्किम हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर लक्षद्वीप के बारे में भी बात करेंगे, जिसको लक्का द्वीप भी कहा जाता था पहले। तो अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारत में विलय को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य धारा से प्रायः कटा हुआ था। यहाँ पे होना चाहिए प्रायः कटा हुआ था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की मुख्य धारा से कटा हुआ था, बीच में समुद्र था। तो पहले भारत, फिर बीच में समुद्र, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो प्रायः इसलिए लगा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में छोटे द्वीप करके फिर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रायः मतलब कटा हुआ था। ऐतिहासिक रूप से राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद से इस स्थान की संस्कृति पर भारत का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता था। तो जो राजेंद्र चोल प्रथम हैं, उन्होंने 1114 से 1142 ईस्वी तक, कब तक? 1114 से 1142 ईस्वी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विजय प्राप्त किया और इतना समय तक शासन किया था यहाँ पे। इससे क्या हुआ कि इससे जो चोल प्रथम है, राजेंद्र चोल प्रथम, वो भारतीय शासक थे। इनके अंदर भारतीय संस्कृतियां बसी हुई थी। इनका जो व्यवहार था भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप इनका व्यवहार था। तो चूँकि इन्होंने वहाँ पे अपना शासन जमाया इतने लंबे समय तक के लिए, 1014 से 1042 तक, तो वहाँ पे अपना जो सभ्यता, जो संस्कृति है, उसका छाप तो उन्होंने छोड़ा ही होगा। तो इस प्रकार से इस स्थान की संस्कृति पर भारत का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता था। हालांकि यह प्रभाव प्रायः सीमित ही था, कुछ ही था। आधुनिक काल में डेनमार्क ने 1755 ईस्वी में
सबसे पहले इन क्षेत्रों पर कब्जा किया? तो 1755 ईस्वी में डेनमार्क ने इस पर सबसे पहले कब्जा किया। किस पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो आगे चलकर क्या हुआ? 1868 तक आते आते डेनमार्क ने यह अधिकार ब्रिटेन को बेच दिया। तो 1868 तक आते आते डेनमार्क ने ब्रिटेन को यह क्षेत्र बेच दिया। तब से यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया था। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को भारत से दूर करने के लिए जेल के रूप में प्रयोग किया, जिसे प्रायः यहाँ पे फिर प्रायः होना चाहिए, मिस टाइपिंग हुआ है यहाँ पे, जिसे प्रायः काला पानी कहा जाता था। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया? इसका प्रयोग क्या किया? स्वाधीनता सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की लड़ाई में भाग ले रहे थे, देश को आज़ाद करने की लड़ाई में जो भाग ले रहे थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांतिकारी थे, उनको भारत से दूर करने के लिए, ताकि भारत पर उनका असर कम पड़े, तो जो उनके अधीन जो कुछ लोग हैं, जो उनके नेतृत्व में उठ के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो वो आंदोलनकारी क्या करेंगे? वो इतने सक्रियता से आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यदि इन क्रांतिकारियों को, जो प्रतिनिधि के रूप में थे, उन क्रांतिकारियों को दूर रखा जाए। तो वो दूर रखने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप को ही चुना था उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जल क्षेत्र को क्रॉस करने के बाद अंडमान निकोबार द्वीप आता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने उस क्षेत्र को इनको दूर करने के लिए, भारतीय सेनानियों को भारत से दूर करने के लिए जेल के रूप में प्रयोग किया, जिसे प्रायः काला पानी के रूप में जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज ने कुछ समय के लिए इस पर शासन किया। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो कुछ समय के लिए जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज ने कुछ समय के लिए यहाँ पर शासन किया था, किंतु ब्रिटेन ने युद्ध की समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में इन क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। जब भारत स्वाधीन हुआ, तो अंग्रेजों ने घोषणा की कि यह आंग्ल भारतीयों तथा आंग्ल बर्मियों के लिए इन क्षेत्रों पर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम इस क्षेत्र पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, आंग्ल भारतीयों और आंग्ल बर्मियों के लिए एक स्वतंत्र देश, एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा घोषणा करते हैं ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन सरकार ऐसा घोषणा करती है। किंतु भारतीय जनता व नेताओं के भारी दबाव के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। भारतीय संविधान सभा ने शुरू से ही अंडमान और निकोबार द्वीप को भारत का हिस्सा बनने पर बल दिया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेष स्थिति को देखते हुए इसे भाग घ राज्यों में रखा गया था। आगे चल के 1955 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसे संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में इतनी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह का कैसे भारत में विलय होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप समूह का भारत के साथ विलय का एक महत्वपूर्ण तथा रोचक घटना है। यह द्वीप समूह भारत की मुख्यधारा से कटा हुआ था। आप देखते हैं मुख्यधारा से कटा हुआ है क्योंकि ये द्वीप है। कोई भी द्वीप किसी भी मुख्य देश के मुख्य धारा से कटा हुआ ही होता है, क्योंकि वो द्वीप है। और द्वीप की परिभाषा होती है एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। जब चारों तरफ से वो जल से घिरा हुआ है, इसका मतलब कि जो उसका मुख्य धारा से, मतलब किसी बड़े भूभाग के मुख्य धारा से कटा हुआ है। तो ये कटा हुआ था तथा इसे 15 अगस्त 1947 के
कई दिनों बाद तक भी भारत की स्वाधीनता की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तो देखिए बड़ी बात है यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हो गया तो लक्षद्वीप के लोगों को पता ही नहीं था उस समय तक कि भारत देश आज़ाद हो चुका है। इतना दूरी थी इन लोगों के बीच में, भारत और लक्षद्वीप के लोगों के बीच में। हालांकि लक्षद्वीप पाकिस्तान से काफ़ी दूर था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी, वल्लभ भाई पटेल को यह डर था कि मुस्लिम जनता के बहुसंख्यक होने के आधार पर कहीं पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा न ठोक दे। तो लक्षद्वीप पे मुस्लिम जनसंख्या बहुत थी। मुस्लिमों की जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण पाकिस्तान इस पर दावा ठोक सकता है, ऐसी शंका पटेल के मन में आई। तो पटेल के मन में ऐसी शंका आई, अगर क्या होता, अगर पाकिस्तान इस पे अपना दावा ठोक देता सच में, क्योंकि कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों बाद ही देखा गया कि पाकिस्तान के कुछ जहाज़ उधर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत के झंडे को देखकर फिर वापस अपना जहाज़ मोड़ लिया। अगर भारत न आया होता तो कुछ ही घंटों के बाद थी, अगर भारत से देर हो गई होती तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या होता, वो पाकिस्तान के कब्जे में होता और कहीं न कहीं भारत के लिए रक्षा के दृष्टिकोण से ये हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता। तो 1-2 घंटे की लेट नहीं हो पाई, 1-2 घंटे पहले ही पहुंच गए हम लोग, तो वो क्या हो गया, मतलब भारत के अंतर्गत वो शामिल हो गया। तो पटेल को आशंका हो गई कि कहीं पाकिस्तान इस पर अपना दावा न ठोक दे, इसलिए पटेल ने भारतीय नौसेना का एक जहाज़ लक्षद्वीप पर भेज दिया ताकि वहां पर भारतीय ध्वज फहराया जा सके। आगे क्या होता है कि भारतीय ध्वज फहराए जाने के कुछ ही घंटों बाद उस क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी जहाज देखे गए, किंतु वह भारतीय ध्वज को देखकर बिना संघर्ष किए कराची की ओर लौट गए। लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। तो जो लक्षद्वीप है प्रारंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा था, वो एक किसी राज्य में शामिल था, मद्रास राज्य में शामिल था। देख रहे हैं मद्रास कहाँ है, फिर ये लक्षद्वीप कहाँ है, फिर भी वो मद्रास राज्य में शामिल था। क्योंकि बीच में बहुत बड़ा समुद्र है तो वो मद्रास जो है वो नज़दीक है, इसलिए मद्रास राज्य में ही शामिल किया गया था। आगे चल के जब 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। ध्यातव्य है कि लक्षद्वीप समूह का मूल नाम लक्कादीव मिनिकॉय, क्या नाम था, इस नाम को याद रखें, लक्कादीव मिनिकॉय तथा अमीन द्वीपी समूह। लक्कादीव मिनिकॉय तथा अमीन द्वीपी समूह इसका नाम था लक्षद्वीप का। 1 नवंबर 1973 को उसका नाम बदला गया और लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये था किसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में इतनी जानकारी। तो यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। ये कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय वाला जो यात्रा था यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तार्किक आधार पे। तार्किक आधार पर राज्यों का, तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में जो हम लोग पढ़ते हैं कि राज्यों को अलग अलग भागों में रखा गया, 4 भाग बनाए गए, भाग क राज्य, भाग ख राज्य, भाग ग राज्य और भाग घ राज्य। भाग क राज्य में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ये सब शामिल किए गए। भाग ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्य प्रदेश, ये सब शामिल किए गए।
भाग ग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा ये सभी क्षेत्र शामिल किए गए। उसके बाद भाग घ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र सब शामिल किए गए। तो ये सारी चर्चाएं हमारी होनी है अगली क्लास में। उसके बाद के जो कुछ चीज़ टॉपिक्स हैं, जैसे उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं हमारे, जैसे दर आयोग जो पढ़ेंगे हम लोग आने वाले कुछ समय में, दर आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे JVP समिति के बारे में पढ़ेंगे। JVP समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले कुछ समय बाद। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है राज्य के बारे में। जब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सभी राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर, जैसे आंध्र का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश किया गया, और उसके बाद असम को 1996 इसकी सीमा में परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे एक एक राज्य के बारे में जो जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं, किस तरह से राज्य बनाया गया, किस तरह से शामिल किया गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम लोग संघ राज्य क्षेत्र अथवा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो इसे प्रारंभ में भाग घ राज्यों की सूची से निकालकर राज्य क्षेत्र बनाया गया, किस तरह से फिर दिल्ली था उसको भाग ग राज्यों की सूची से निकालकर संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको भाग घ या भाग ग में निकाला गया या डाला गया, क्या चीज़ें की गई हैं, सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद 1956 के बाद भारतीय राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन पढ़ेंगे। वर्तमान में नए राज्यों की मांग कैसे, जैसे विदर्भ की नई मांग हो रही है, हरित प्रदेश के रूप में एक नए प्रदेश की मांग हो रही है, बुंदेलखंड को भी एक प्रदेश बनाने की मांग हो रही है, अवध प्रदेश एक अलग से प्रदेश बनाने की मांग हो रही है, ब्रज, पूर्वांचल, मिथिलांचल, बोडलैंड, गोरखालैंड, कोशल, विंध्य प्रदेश और तुलुनाडु, दिल्ली को भी राज्य की दर्जा प्राप्त किया जाए, ऐसा मांग हो रहा है। फिर कराईकल को भी एक अलग से राज्य बनाया जाए, पृथक राज्य बनाया जाए, ऐसे मांग जो हो रहे हैं, इन मांगों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले कुछ समय में। तो आप बने रहिए हमारे इस क्लास में और इन सभी टॉपिक्स का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को गति प्रदान करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।